हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की। यानी दोस्तों, परमाणु संरचना से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों की सीरीज आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि दोस्तों आप इन सब क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे और आपको दोस्तों लगभग 20+ नंबर लाने में मदद ज़रूर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या जो कि मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा प्रकट होती है अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों, क्या बताना कि आपके पास कोई हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी जो nवीं कक्षा की दोस्तों जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आपको बतानी कि n के साथ किस प्रकार से अनुक्रमानुपाती होती है या संबंधित होती है। तो दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो हमारी रेडियस होती है दोस्तों, वह n² के समानुपाती होती है। दोस्तों, ये z हमारा परमाणु क्रमांक होता है और जो n होती है ये कक्षा की n जो कौन सी कक्षा है उसका नंबर है। दोस्तों याद रखना, जो Rn है वो n² के समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी n²। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हो कि निम्न परमाणुओं तथा अणुओं में n=2 से n=1 में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में रेखाओं के लघुत्तम तरंगदैर्ध्य उत्पन्न होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या 4 एटम दिए हुए हैं, इनमें से बताना कि कौन से परमाणु के लिए जब दोस्तों हमारा जो n=2 से n=1 में संक्रमण होता है तो इसके दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो न्यूनतम होगी। तो दोस्तों हमारी जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसकी जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। 1 में लेमडा इज इक्वल टू में होता है z²r, कोष्टक में होता है 1/n2 की स्क्वायर माइनस के 1/n1 की स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो लेमडा का मान दोस्तों मिनिमम किसके लिए होगा, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होगा। और दिए गए ऑप्शन के अंदर अनुसार अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो लिथियम होता है उसका परमाणु क्रमांक हीलियम एवं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से अधिक होता है। तो इसके कारण दोस्तों इसकी जो वेवलेंथ का मान हो जाएगा वो लघुत्तम हो जाएगा। यानी दोस्तों लिथियम के यानी हमारा जो द्वितीय आयनित लिथियम परमाणु है उसके अंदर यदि n2 से n1 में यानी संक्रमण होता है तो इसके दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसकी जो वेवलेंथ का मान होगा दोस्तों वो सबसे कम होगा यानी कि लघुत्तम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी द्वितीय आयनित लिथियम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या दिया हुआ कि लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों हमारी जो 5 श्रेणी होती हैं, एक होती है लाइमन, फिर होती है बामर, फिर होती है दोस्तों पाश्चन, ब्रैकेट एवं फुंड यानी ब्रैकेट एवं फुंड। दोस्तों ये जो 5 श्रेणी होती हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना, जो लाइमन श्रेणी होती है वो हमारी पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है और दोस्तों जो बामर श्रेणी होती है वो पाई जाती है हमारे दर्शक क्षेत्र में। बाकी की दोस्तों ये जो 3 श्रेणी होती हैं पाश्चन, फुंड एवं ब्रैकेट, ये तीनों ही दोस्तों अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों हमें क्या पूछा गया है, लाइमन श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी पराबैंगनी क्षेत्र। दोस्तों लाइमन श्रेणी होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि परमाणु की अमाप साइज की कोटि होती है। दोस्तों हमारा जो परमाणु होता है यानी एटम होता है उसकी साइज बतानी है किस कोटि की होती है। तो दोस्तों याद रखना, ये ऑप्शन में आपको एंगस्ट्रॉम दिया हो सकता एंगस्ट्रॉम भी दिया हो सकता है या 10⁻⁻10 मीटर भी दिया होता है। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो एटम होता है उसकी दोस्तों जो रेडियस होती है यानी कि इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। और दोस्तों इसके अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक की जो आमाप होती है वो भी रट लेना दोस्तों, वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हो कि कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दर्शक क्षेत्र में आती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो 500 श्रेणी है कौन कौन सी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि दोस्तों हमारा जो दर्शक क्षेत्र होता है उसके अंदर कौन सी पाई जाती है। तो मैंने दोस्तों इससे पहले बताया था कि जो बामर श्रेणी होती है वो हमारे दर्शक क्षेत्र में पाई जाती है और जो लाइमन श्रेणी होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है और पाश्चन, ब्रैकेट एवं जो फुंड श्रेणी होती हैं वो हमारी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बामर श्रेणी यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लाइमन श्रेणी एक सतत स्पेक्ट्रम है, या फासन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में एक एकल स्पेक्ट्रम है, या बामर श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में एकल स्पेक्ट्रम है, या हाइड्रोजन परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से स्पेक्ट्रम में रेखाओं के सूत्र की उत्पत्ति की जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बी वाला कथन है वो आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है। दोस्तों याद रखना, हमारी जो पांचों श्रेणियाँ होती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये तीनों ही दोस्तों हमारी रेखीय स्पेक्ट्रम होती हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लाइमन होती है वो पैराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, और जो हमारी बामर होती है दोस्तों वो दर्शक क्षेत्र में पाई जाती है, और तीनों अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों बी वाला ऑप्शन हमें बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, यानी कि जो पासन श्रेणी है वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है और यह रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं। बल्कि दोस्तों यानी बी एवं ए वाला और सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। और जो डी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तों हमारे जो एनर्जी के या तरंग दैर्ध्य के, यानी दोस्तों जो भी फॉर्मूले यानी उत्पन्न किए जाते हैं, सूत्र की उत्पत्ति की जाती है, उसने कह रखा कि रदरफोर्ड मॉडल से की जाती है। बल्कि दोस्तों ये रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों ये की जाती है हमारा जो बोर मॉडल है, यानी दोस्तों बोर मॉडल ने अपनी यानी 3 अमीर जो हमारी अभिव्यक्ति है वो दी थी, और उसी के यानी अनुसार दोस्तों हमारे जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा जो 1/λ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो एनर्जी का फॉर्मूला बताया है, जो रेडियस होता है वेलोसिटी का, ये जो फॉर्मूले की उत्पत्ति होती है वो किसकी होती है? बोर मॉडल के अनुसार होती है। तो दोस्तों यानी डी वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो पासन श्रेणी होती है वो अवरक्त क्षेत्र में एक रेखीय स्पेक्ट्रम होती है। दोस्तों जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, जो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर दोस्तों जो सूत्रों की उत्पत्ति होती है वो होती है बोर मॉडल के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि परमाणु के तृतीय कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना कि हमारा कोई परमाणु है, यदि वह तीसरी कक्षा में है, तो दोस्तों इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो आपको बतानी है कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो को भी याद रखना दोस्तों, यदि कोई परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु की nवीं कक्षा में स्थित है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो एनर्जी का होती है दोस्तों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6/n² इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है तो दोस्तों उसकी एनर्जी इतनी होती है। तो दोस्तों यदि अपन इसको इतनी ही एनर्जी उत्पन्न करा देंगे तो दोस्तों यहाँ से यह उत्सर्जित हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का मान शून्य हो जाएगा और ये यहाँ से चला जाएगा। तो यानी दोस्तों इसकी एनर्जी इतनी होती है। तो यानी तीसरी कक्षा में हमें दी हुई है, तो तीसरी कक्षा के लिए इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6/9 जाएगी, क्योंकि दोस्तों 3 का स्क्वायर अपन करेंगे तो हमारा 9 जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर इसकी एनर्जी इतनी है। अब इतनी ही दोस्तों इसकी एनर्जी अपन इसको यानी एनर्जी को शून्य करना, तो इतनी ही एनर्जी तो इसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ से यह बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों यानी इसकी एनर्जी यदि नेगेटिव है तो इसको अपन इतनी एनर्जी देंगे 13.6/9। तो यहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों कोई हमारा परमाणु है, उसकी तीसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो तीसरी कक्षा में इसकी जो एनर्जी होती है वो 13.6/9 होती है। तो उसको अपन दोस्तों इतनी एनर्जी दे देंगे तो हमारी टोटल एनर्जी इसकी शून्य हो जाएगी और यहाँ से यह उत्सर्जित हो जाएगा, इनकी विक्षेपित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 13.6/9 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ कि बेरिलियम परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। दोस्तों आपको बताना कि हमारे कोई बेरिलियम परमाणु है, उसकी जो प्रथम की रेडियस है वो आपको A0 दी हुई है प्रथम कक्षा की, तो द्वितीय कक्षा की रेडियस आपको पूछी गई है कितनी होगी। हम जानते हैं दोस्तों nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो n² के समानुपाती होती है। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन R1 का मान आपको कितना दिया हुआ है, A0 दिया हुआ, तो यहाँ पर से दोस्तों n का मान रखते हैं तो 1/z होता है। इसका मान आपको कितना प्राप्त हो जाता है? A0 दिया हुआ है। और दोस्तों आपको पूछा गया है R2 का मान, तो हम जानते हैं दोस्तों R2 का मान यानी n² होता है। तो n² यानी दोस्तों अपन n² का मतलब आपको दोस्तों द्वितीय कक्षा के लिए पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले में भी n ही दिया हुआ है, तो ये जाएगा n² और 1/z है दोस्तों, उसकी जगह अपन A0 रख देंगे तो Rn का मान या फिर R2 का मान दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? n² A0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हम जानते हैं जो R होती है वो n² के समानुपाती होती है। यदि प्रथम यानी कक्षा की त्रिज्या दोस्तों A0 है, तो जो हमारे दोस्तों जो nवीं कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी वो n² A0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग है। दोस्तों हमारे जो बोर मॉडल की जो द्वितीय अभिव्यक्ति है यानी दोस्तों द्वितीय अभिधारणा है उसके अनुसार दोस्तों उसने क्या बताया था कि दोस्तों हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है यदि वह किसी परमाणु की nवीं कक्षा में यानी भ्रमण कर रहा है या चक्कर लगा रहा है तो इसका जो कोणीय संवेग है वो दोस्तों NH/2 होता है। यानी दोस्तों इसका जो कोणीय संवेग है वो हमेशा H/ में यानी 2 का पूर्ण गुणज होता है। और दोस्तों यानी कि जो गुणा है वो किस पर डिपेंड करती है यानी किस कक्षा में वह चक्कर लगा रहा है। यदि दोस्तों वह nवीं कक्षा में है तो दोस्तों इसका जो कोणीय संवेग हो जाएगा वो NH/2 जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी N×H/2। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है। जो 10वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का अनुपात होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारा कोई हाइड्रोजन है उसकी यदि प्रथम उत्तेजित अवस्था एवं जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है उनके लिए बताना है कि ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा। दोस्तों हमेशा याद रखना यदि उत्तेजित अवस्था का मतलब यानी दोस्तों आप डायरेक्ट एन का मान यानी 2 3 इस प्रकार से मत रख दे देना। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है n=2 और दोस्तों द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है n=3 यानी दोस्तों उत्तेजित अवस्था हमेशा कक्षा से एक अधिक होती है। तो यहाँ से दोस्तों अपन आपको पता होगा कि जो एनर्जी होती है दोस्तों हमारी जो Z² के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए दोस्तों Z का मान तो 1 हो जाता है और जो हमारी जो एनर्जी है वो हमारी वेद परमाणु किसके रह जाती है n² की। तो यहाँ से दोस्तों यदि आपको प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी E1/E2 का मान निकालना है यह किसके बराबर हो जाएगा N2² दोस्तों प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए जो N1 का मान है वो कितना हो जाएगा हमारा 2। तो N1 का मान तो अपन कितना रख देंगे 2 यानी 2² हमारा 4 हो जाएगा। और दोस्तों N2 यानी दोस्तों द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान कितना हो जाएगा 3। तो N2² कितना हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से दोस्तों जो हमारा एनर्जी यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था एवं द्वितीय उत्तेजित अवस्था का जो ऊर्जाओं का अनुपात निकल कर आया है जो रेशियो है वो कितना है हमारा 9/4। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हमारा 9/4 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि बोर के सिद्धांतानुसार परमाणु संख्या Z व मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्मित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती होती है। इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि दोस्तों हमारा कोई भी एक यानी पर एटम है उसका परमाणु क्रमांक आपको Z दिया हुआ है और दोस्तों इसकी जो क्वांटम संख्या है यानी जो कक्षा है यानी n वीं कक्षा के लिए दोस्तों आपको बताना है कि जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो Rn होती है वो हमारी n² के समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हमारा n² के। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 12वें का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं में अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है यदि दोस्तों वह किसी भी यानी कक्षा में हो यानी कोई भी कक्षा उसके अंदर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है एवं जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी उसका रेशियो बताना है कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है यानी के उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 Z/E² होता है। और दोस्तों हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा माइनस का होता है दोस्तों उसका मान कितना होता है Z/E² होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमेशा याद रखना जो काइनेटिक एनर्जी का मान है वो दोस्तों हमारी पोटेंशियल एनर्जी की तुलना में हाफ होता है और यानी दोस्तों चिन्ह भी हमारे चेंज होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप के/PE का मान निकालते हैं तो वो आपको माइनस का 1/2 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी माइनस के 1/2। दोस्तों यदि आपको ये फॉर्मूले भी याद नहीं रहते हैं तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि दोस्तों हमारे जो कोई भी यानी बोर परमाणु के अनुसार दोस्तों हमारा यानी बोर कक्षा होती है उसकी जो किसी कक्षा के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होता है वो माइनस के 1/2 होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की तुलना में 2 गुनी होती है और नेगेटिव होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा माइनस के 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में होती है कहलाती है। दोस्तों आपको बताना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी दोस्तों कौन सी ऐसी श्रेणी है जो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारी जो लाइमन श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी हमारे पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। फिर से बता देता हूँ बामर श्रेणी पाई जाती है हमारी दर्शक क्षेत्र में और जो पाचन फुंड एवं ब्रैकेट होती है वो पाई जाती है अवरक क्षेत्र में। हमें पूछा गया है पराबैंगनी क्षेत्र के लिए तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 14 का क्वेश्चन है जो हमारा यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाता है यानी दोस्तों आपको क्या बताना है
कि कोई हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, इसको यदि हमारी इसकी जो मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था का मतलब मान है दोस्तों n = 1। इसको दोस्तों उत्तेजित अवस्था मतलब मैंने दोस्तों इसको अंतिम कक्षा है यानी n कक्षा में ले जाया जाता है। तो आपको बताना कि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या गतिज ऊर्जा कम होगी, या दोस्तों हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या दोनों ही बढ़ती हैं या दोनों ही घटती हैं। दोस्तों याद रखना, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है, ZE² यानी 2R होती है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमारी R की व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का दोस्तों मान नेगेटिव होता है और यह भी हमारे R की व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो ZE² माइनस का यानी कि R होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यह -R की हमारी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों जैसे ही R का मान बढ़ता है तो R का मान बढ़ने पर दोस्तों हमारी काइनेटिक एनर्जी का तो मान कम हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का दोस्तों नेगेटिव मान कम होता है, यानी इसका मान बढ़ रहा है। यानी दोस्तों नेगेटिव का मान यदि हमारा कम हो रहा है, यानी -10 से यदि -2 हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मान बढ़ रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल हमारी जो है R का मान नेगेटिव मान घटेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है तो उसका मान तो हमारा कम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमारी R की व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -R की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी -1/R होता है। तो R का मान यदि अपन बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मान कम होगा, और R का मान यहाँ से अपन बढ़ाएंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी का मान इसका भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो इसका राइट हो जाएगा, यानी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है 15 नंबर का क्वेश्चन है। जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा में ऊर्जा होती है। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है उसके अनुसार जो निम्नतम यानी कक्षा होती है, निम्नतम कक्षा मतलब है n = 1। उसके अंदर दोस्तों आपको बताना कि जो ऊर्जा होती है वो अनंत होती है, अधिकतम होती है, शून्य होती है, न्यूनतम होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो nवीं कक्षा के अंदर जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट/n² होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि यह n², ये दोस्तों ये इसका मान नेगेटिव होता है। तो दोस्तों यानी कि जो n प्रथम एनर्जी यानी दोस्तों हमारी कक्षा होती है उसके अंदर यदि n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका मान -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों नेगेटिव है और नेगेटिव में यह मैक्सिमम मान होगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो एनर्जी का है यह न्यूनतम मान है, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव का महत्तम मान है, इसका मतलब क्या है कि यह न्यूनतम मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका न्यूनतम ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी हाइड्रोजन परमाणु के दोस्तों जो बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा में जो एनर्जी होती है वो होती है न्यूनतम। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा अवशोषित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यदि यह प्रथम कक्षा में n = 1 से यदि तृतीय कक्षा यानी n = 3 में कूद जाता है तो आपको बताना कि इसके दौरान जो एनर्जी है वो बाहर उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है या ऊर्जा नहीं बढ़ेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो nवीं कक्षा में जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो -13.6/n² इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। दोस्तों प्रथम कक्षा में इसकी जो एनर्जी हो जाएगी यानी E1 में, E1 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 13.6 में, यदि दोस्तों A का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा तो इसका जो मान हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा। और दोस्तों E3 यानी तीसरी कक्षा में जो एनर्जी का मान होता है वो -13.6/9² हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 9 हो जाएगा। इसका मान दोस्तों आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 1.51 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो तृतीय कक्षा में जो एनर्जी का मान है वो प्रथम कक्षा से अधिक होता है। वैसे से दोस्तों यानी जो संख्या है वो तो हमारी ये कम है, लेकिन नेगेटिव चिन्ह होने के कारण दोस्तों इसका मान हमारा अधिक होगा इससे। तो दोस्तों यानी यहाँ पर एनर्जी का मान अधिक है, यहाँ पर एनर्जी का कम है। दोस्तों यानी कि यहाँ पर जाने पर इसकी एनर्जी का मान बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी और जैसे ही इसका एनर्जी का मान बढ़ेगा तब यहाँ पर जाएगी। तो दोस्तों यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रथम कक्षा से यदि तीसरी कक्षा में कूद रहा है तो यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा अवशोषित होती है। यदि दोस्तों यह उच्च अवस्था से यानी निम्न कक्षा में आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि एनर्जी का मान यहाँ से हमारा कम होता है। जितनी एनर्जी कम होती है उतनी अवशोषित होती है, लेकिन यदि यह नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या, इसको यहाँ पर एनर्जी का मान और अधिक होता है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब उत्सर्जित हो रहा है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में कूद रहा है तो यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
अब है 17 क्वेश्चन। दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। आपको क्या बताना है कि हमारा जो हाइड्रोजन का एक परमाणु है उसका जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है, निम्नतम के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि n बराबर 1 होता है। इसके अंदर आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है कितना होता है। दोस्तों हमारा जो बोर मॉडल की जो द्वितीय अभिधारणा है उसके अनुसार उसने क्या कहा था कि जो nवीं कक्षा में दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग होता है वो NH अपॉन में 2 पाई होता है। तो यहाँ पर दोस्तों n का मान यदि अपन 1 रखेंगे तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा वो h अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी h अपॉन में 2 पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आपका जो 18वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि निम्न में से कौन अविभाज्य है। दोस्तों आपको बताना कि ऐसा कौन सा कण है जो अविभाज्य यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो प्रोटॉन है, यानी दोस्तों बोर मॉडल के अनुसार उसने क्या कहा था कि जो हमारा जो प्रोटॉन होता है वो दोस्तों अविभाज्य कण है, यानी इसको और विभाजित नहीं कर सकते, बल्कि जो नाभिक प्रोटॉन एवं जो परमाणु होते हैं वो सभी विभाज्य कण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हो कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में माना जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा एवं टीई यानी कुल ऊर्जा है तो निरूपित करते हैं। तो उच्च ऊर्जा स्तर के जानने के लिए दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके लिए दोस्तों जो आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो पीई है वो तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और टीई का मतलब आपको दिया हुआ है कुल ऊर्जा। तो आपको बताना है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से यानी उच्च ऊर्जा स्तर से जा रहा है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर के लिए जाने के लिए आपको बताना है कि किसका मान किस प्रकार से चेंज होता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्तों हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि आर का मान हमारा बढ़ेगा दोस्तों पोटेंशियल का मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ऊपर से जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का तो मान तो बढ़ता है, लेकिन दोस्तों याद रखना तो टोटल एनर्जी है वो मैंने आपको बताया था कि माइनस के 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर होती है। तो दोस्तों जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा दोस्तों इसका मान भी हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि दोस्तों एन की एन का मान बढ़ेगा दोस्तों इसका मान तो हमारा कम होगा, लेकिन इसके आगे नेगेटिव लिखा हुआ है। तो नेगेटिव मान दोस्तों यदि हमारा कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों उस संख्या का मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी पीई एवं टी दोनों ही बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि दोस्तों यहाँ पर आपको के ई दिया हुआ था काइनेटिक एनर्जी, तो उसका मान दोस्तों हमारा घटता है, यानी ऊपर से नीचे यानी दोस्तों निम्न ऊर्जा स्तर से यदि अपन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मान हमारा घटता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एवं जो टोटल एनर्जी है इन दोनों का मान हमारा घटता है, क्योंकि इनका जो मान होता है दोस्तों नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव मान यदि हमारा दोस्तों यदि कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह संख्या का मान बढ़ता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पीई बढ़ती है टीई भी बढ़ती है। अब आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन जो 20वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि फोटोन ऊर्जा के वाहक होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो फोटोन है वो ऊर्जा के वाहक होते हैं, यह कथन किसने सिद्ध किया था, यानी यह तथ्य सिद्ध होता है किसके द्वारा। दोस्तों यह होता है बोर मॉडल के अनुसार। दोस्तों हमारा जो बोर सिद्धांत होता है उनसे ने बताया कि दोस्तों हमारा जो फोटोन होता है वो अविभाज्य कण होता है और यह ऊर्जा का वाहक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी बोर सिद्धांत से। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो इसका जो पार्ट नंबर 1 है परमाणु यानी स्ट्रक्चर का या परमाणु संरचना को कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।